Good day, dear learners. Now we are going to start a very fundamental topic of 11th and 12th class physics. इस टॉपिक के बारे में आपको मैं नाम नहीं बताऊंगा, पर मैं उसके बारे में कुछ बातें करता हूँ. आई थिंक आप गैस कर लोगे कौन सा टॉपिक है. ये एक ऐसा टॉपिक है जो 11th और 12th क्लास के मेजर पोर्शन को कवर करता है. इसको हम फिजिक्स का लैंग्वेज भी बोल सकते हैं और अकम्पनिंग विथ कैलकुलस. ये आता है 11th क्लास के स्टार्टिंग में है. फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स है. एनसीईआरटी ने इसके साथ कई एक्सपेरिमेंट किए, इसके लिए एक अलग चैप्टर रखा. फिर जब बुक्स अपडेट हुई, रिवाइज हुई, तो इन्होंने इसको 3 अलग अलग चैप्टर में इंट्रोड्यूस करा. का एक पार्ट लिया मोशन इन 2 डायमेंशन, यानी कि मोशन इन प्लेन, समतल में, गति में. एक बार इसको लिया अगले पार्ट में वर्क, पावर, एनर्जी, कार्य, ऊर्जा और शक्ति वाले चैप्टर में. और इसका तीसरा पोर्शन इन्होंने लिया रोटेशनल डायनामिक्स या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रिजिड बॉडी डायनामिक्स वाले चैप्टर में. रहा ये 3 जगह है, बट एक्चुअली टॉपिक एक ही है. और 11th क्लास के बहुत सारे पोर्शन को कवर करता हुआ 12th क्लास के पार्ट 1, यानी कि जब तक हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज को पूरा नहीं पढ़ लेते तब तक ये हमारा पीछा नहीं छोड़ता. दिक्कत क्या है कि कई इंस्टीट्यूट्स में, कई कोचिंग्स में, स्कूल्स में इसको स्टार्टिंग में पढ़ा देते हैं, पर जब ये जरूरत पड़ती है ना, उस समय तक हम इसको भूल जाते हैं. तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप प्रारंभ फिजिक्स क्लासेस के साथ साथ में इनका रिवीजन साथ साथ करते रहो. जहां इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो, आप 5-5, 10-10 मिनट को इसको रिकॉल करो. सिर्फ उतना ही पार्ट देखो जितनी उसकी जरूरत है. एनसीईआरटी का जो एक्सपेरिमेंट है वो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है कि जहां जितना रिक्वायर्ड है ना, उन्होंने उस टॉपिक के साथ उसको उनका उतना ही इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि उनका मेन एम उस टॉपिक को पूरा आपको हायर लेवल पे सिखाना नहीं है. उसके लिए तो मैथमेटिक्स में उसको हम पढ़ ही रहे हैं. आप समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूं. बिल्कुल सही गैस किया आपने. मैं बात कर रहा हूं वेक्टर की. वेक्टर एक ऐसा प्रॉपर्टी है फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई करने का ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन के बेस पे जब हम फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई करते हैं तो हम 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं. वन हैविंग द मैग्नीट्यूड ओनली, जैसे कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना वर्क किया, इसमें डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंट नहीं है. कितना करंट फ्लो हो रहा है, लाइक दिस, कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, कितना वर्क कौन सी डायरेक्शन में किया, इसका कोई मीनिंग नहीं बैठता है. ठीक है. सिमिलरली डिस्टेंस. बट जब हम कोई स्पेसिफिक होके बात करने लग जाते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जिसको जाना है, आना है, तब हम उसको क्या बोलने लग जाते हैं? हम उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी. तो जैसा आपने समझा कि हमारे पास एक डिफरेंस है क्या फिजिकल क्वांटिटी को समझने का, कि हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड, या मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और डायरेक्शन कैसा? डायरेक्शन वो साथ साथ में क्या भी इंट्रोड्यूस कर दे, साथ साथ हमको क्या बता दे? हमको बता दे उसमें कौन से स्पेसिफिक लॉ ऑफ एडिशन से उसको ऐड किया जाएगा. अब कुछ लोगों को लगता है कि ऐड किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा. तो मैं आपको फिर से बता दूं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही चीज है. ठीक है. हो सकता है किसी को ये बात अजीब सी लगे, बट मैं इसको थोड़ा सा आगे जाके क्लियर कर दूंगा. तो आप समझे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं, सरल रेखा में, गति में पढ़ते हैं. और इन क्वांटिटीज को अगर आपको क्लासिफाई करना है तो अपन क्या बोलेंगे कि ये क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटीज है ना. डिस्टेंस बताने के लिए आपको वेक्टर की जरूरत नहीं है. ए से लेके बी तक का कोई भी डिस्टेंस हो, पार्टिकल आएगा, जाएगा और आपको आराम से आता जाता दिख जाएगा, और आप उसमें कुछ भी इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है. बट जैसे ही हम बोलते हैं कि भैया पार्टिकल ए का बी से लेकर कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सी डायरेक्शन से शॉर्टेस्ट है ना. तो ये शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है उसको बताने के लिए हमने टर्म यूज किया डिस्प्लेसमेंट. फिर डिस्प्लेसमेंट के साथ में वेलोसिटी आ गया. यहां हम जिस बात पे ज्यादा जोर देना चाह रहे हैं वो है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई करने का तरीका ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, स्केलर्स एंड वेक्टर. स्केलर्स एंड वेक्टर. स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में हम बोलते हैं अदिश राशियां.
अदिश मतलब जिनमें डायरेक्शन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड सफिशिएंट है। और वेक्टर्स वो क्वांटिटीज हैं जिनको बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन चाहिए, एज वेल एक स्पेसिफिक लॉ ऑफ एडिशन। में जो तीसरी वाली बात बोल रहा हूँ ना, उसको बहुत गौर से सुनना, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि सिर्फ डायरेक्शन होना ही सफिशिएंट कंडीशन है, जरूरी है पर सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, अब आपने इस ऑब्जेक्ट को किसी वेइंग मशीन पे रखा, तो उसने उसका वेट बता दिया। वेट बताने के लिए कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये सारी स्केलर क्वांटिटीज है। टाइम है, टाइम के बारे में अपन ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा मिस्चीवियस क्वांटिटी है। बट वेक्टर क्वांटिटी हम किसको बोलेंगे? जिनमें डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है और ओबेज द स्पेसिफिक लॉ ऑफ एडिशन। में उसका नाम बोल रहा हूँ यहाँ पर, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन ये क्या है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ये क्या है? ये दोनों सेम है या अलग बातें हैं? ये सारी बातें अपन अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कैसा इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या करना है इसमें अभी देखते हैं। कि भैया डिस्प्लेसमेंट, जैसे ए से लेके बी तक का आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया। अब आप बताना पड़ेगा कि कहाँ जाके ऐसे जाकर ये फिर ऐसे पहुंचा है, ये वाला इसका डिस्प्लेसमेंट है। ये पार्टिकल ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका हमारे लिए कोई मतलब नहीं है डायरेक्शन के लिए। आपने फोर्स अप्लाई करा इस फुटबॉलर ने, वर्ल्ड कप आप लोग देखते ही है, फुटबॉल का कोई मैच है जिसमें आपने यहाँ से किक मारा, ये क्रिकेट का देखो, तो ये जितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? इसने इस अपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के साथ में क्या पॉइंट लगाया, किधर फोर्स लगाया? हो सकता है इसने हमको दिखने के लिए ऐसे लगाया, पर अपने टो को थोड़ा इस एंगल पे लगा दिया, तो जो बॉल सामने जानी थी वो सामने की जगह थोड़ी सी टेढ़ी चली गई। सिमिलरली हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, तो उसके साथ डायरेक्शन रिक्वायरमेंट है ना? आपने बॉल को कैच किया और बॉल जैसे जमीन पे टकराने वाली थी, जाने वाली थी, आपने उछाल दिया और इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया ताकि दूसरा उस पर फोर्स अप्लाई करके उसको फाइनली जीरो स्पीड दे दे। है ना? कितना अच्छा एग्जांपल है, देखो आप, फाइनल वेलोसिटी बिकम जीरो, ये एम है। तो कोई आपसे पूछे कि करंट इज ए स्केलर और वेक्टर, करंट के पास डायरेक्शन है, किसी वायर में अगर करंट आपने लिया, आई करंट, 3 एम्पियर का करंट, ये भी 3 एम्पियर का करंट, तो आप क्या बोलोगे कि ये 3 और 3 मिलके 6 हो गया? नहीं, ये तो टोटल 3 ही है। तो ये ना तो स्केलर क्वांटिटी है ना वेक्टर, क्योंकि ये किसी लॉ को, एडिशन को फॉलो नहीं करता। अब इस वायर में यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है, तो क्या होगा इसका? इस वाले पॉइंट पर ये ऐसे चला जाएगा और कितना करंट हो जाएगा? 10 एम्पियर। ये अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन हो गया है ना? ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर ऐसा बनाया और फिर ऐसा बनाया और आप बोलोगे कि यहाँ पर रूट 50 एम्पियर आ गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ऐसे बोलता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड बी, तो पहले आप वेक्टर की बात समझाओ थोड़ी सी, कि ये है इसका हेड, ये इसका हेड है, ये इसको बोलते हैं टेल, ये इसको बोलते हैं टेल। अब आपने जब इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने का प्लान बनाया है, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड से, फर्स्ट वेक्टर के हेड से, फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर की टेल को कनेक्ट कर दो। देखो ये हो गया कनेक्शन, ये सेकंड वेक्टर का टेल कनेक्ट हो गया। अब आप देखो फ्री क्या है, फर्स्ट वेक्टर का टेल फ्री है और सेकंड वेक्टर का हेड फ्री है। इनको आपस में मिला दो, ये मिला दिया। अब मिलाने के बाद जो आपका लॉ ऑफ एडिशन आया है, ए प्लस बी, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। इट इज कॉल्ड वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। तो अगर किसी ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड्स वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, तो उसका डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर का रिजल्टेंट। अब इसी लॉ को आप पैरेललोग्राम बोल लो। पैरेललोग्राम इस पहले वाले में भी बोल सकते हैं। मान लो इसी का मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता, इसके पैरेलल एक बनाता ऐसे, ये मैंने बी के पैरेलल बना दिया, फिर मैंने ए के पैरेलल बना दिया, ये बी के पैरेलल हो गया और ये ए के पैरेलल हो गया। ये बी है और ये ए है।
अब ए और बी के पैरेलल देखोगे आप, कुल मिलाकर आप देखो तो ये कैसा चीज बन गया है, कैसा डायग्राम बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। और लॉ क्या बोलोगे कि अगर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड वेक्टर रिप्रेजेंट करती हैं तो उसका डायगोनल उनका रिजल्टेंट बता देगा। हाँ या ना? यही हमारे यहाँ पर भी हुआ है, देखो को बोलते थे पैरेललोग्राफ लॉ ऑफ एडिशन। तो आपने गौर से देखा कि अगर ट्राइंगल पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये ट्राइंगुलर लॉ है। कई बार हमको सुविधा होती है कि हम इसको पैरेललोग्राम पे अप्लाई करते हैं तो वो पैरेललोग्राम लॉ बन गया। ठीक, ट्राइंगल से पैरेलल बनाना, पैरेललोग्राम बनाना बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है। अब इस वाले टर्म को हम बोलते हैं उसका मैग्नीट्यूड। ध्यान रखना, दो टर्म फेमस है यहाँ पर, एक तो रिजल्टेंट और एक मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड लेंथ बताता है, जैसे ये वेक्टर है अगर, तो यहां पर हम लिखते हैं उसका मैग्नीट्यूड और ये लिखते हैं उसका डायरेक्शन। ये जो है इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इट इज यूज टू शो द डायरेक्शन। और ये क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब कितना लंबा वेक्टर है, कितनी लेंथ है उस वेक्टर की। ओके, फॉर्मूले की डेरिवेशन की अपन बात नहीं कर रहे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहां जो थीटा आ रहा है इसको समझ जाओ बात को आप। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ये है थीटा ए और बी में। अब ए और बी में एंगल कौन सा देखें, ये वाला या ये वाला? तो इसको याद रखो कि वेक्टर में एंगल हमेशा उनकी टेल का एंगल होता है, ये एंगल है। तो अगर आपको ये किसी ने 150 दिया हुआ है तो आपके लिए थीटा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, 180 माइनस। देखो, दो वेक्टर लिए, दो वेक्टर का एक पॉइंट हमने पकड़ा, ये यहां से, ये वेक्टर ए है ना, ये वेक्टर बी, बी को पैरेललोग्राम बना के ये लिख दिया है ऐसे, ए का पैरेललोग्राम बनाकर यहां से बना दिया है ये हमने, ये उसका रिजल्टेंट ले लिया। ये हमने क्या करा, उसका रिजल्टेंट ले लिया। ठीक है, ये एंगल है ए और बी के बीच का कितना, थीटा, जो कि अपन ने यहाँ रिजल्टेंट लिखा है। वह पूछे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, देखो ये एंगल है किसका, इस रिजल्टेंट का ए के साथ। रिजल्टेंट का ए के साथ, बीटा के साथ नहीं लिखा, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। तो अगर हमने इस एंगल को बोला थीटा, इसको बोला अल्फा और इसको बोला बीटा, तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ साइन लिखते हैं। इस वाले पॉइंट से जहां पर अपना ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो रहा है, वहां से अगर हमने इस पे सामने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आप देखो कि ये एक परपेंडिकुलर बन गया है पूरा का पूरा। इसको अपन ने आर लिखा, तो आर अपॉन, अब ट्राइंगल देखो कौन सा, इस ट्राइंगल को देखना, ओ पी एस, ओ पी एस, इसमें तीनों एंगल आ रहे हैं, अल्फा आ रहा है, बीटा आ रहा है, और ये टोटल जो आ रहा है वो थीटा आ रहा है। ये 180 माइनस थीटा के टर्म में हो गया। तो आर अपॉन साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन साइन बीटा इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा, अपोजिट एंगल। ये कैसे डिराइव करते हैं इसको अपन आगे कभी देखेंगे, अभी इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई है, छोटी छोटी सी। तो हम इसके आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। मैं चाहता नहीं हूं कि किसी भी वीडियो की लेंथ 15 मिनट से ज़्यादा आए, क्योंकि इतनी देर हम हमारा कंसिस्टेंसी बना के रखें और इसको सीख ले तो मेरा काम हो जाएगा। कि आगे हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि इसके बेस पर हम क्या करते हैं। आप जब तक ट्राई करो कि आप इसको कैसे डिराइव करेंगे। ओके, तो आई थिंक ये वाला वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। जो भी आपके कमेंट हो, जो आपके रिक्वायरमेंट हो, आप प्लीज़ बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सिंपल और अपने एक्सपीरियंस के साथ उसको ऐड ऑन करूं और हम उसको यूज़ करना सीखें। ध्यान रखना, अभी मैंने सिर्फ आपको ए प्लस बी का रिजल्टेंट देखना बताया, अभी इसको यूज़ करेंगे। ओके, थैंक यू।